मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में आपने जनसंख्या घनत्व को परिवर्तन करने वाले कारकों के बारे में जाना था। आज हम सब जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। देखिए, कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र लेते हैं, जैसे कि अपन भारत को ही ले लेते हैं। भारत के अंदर 2001 से 2011 के बीच में एक निश्चित समय ले लिया। इस 10 वर्षों में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ वही जनसंख्या वृद्धि हो गई एक तरह से। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में जनसंख्या, जैसे कि 2001 में जनसंख्या 102.7 करोड़ थी और 2011 में जनसंख्या 121.01 करोड़ हो गई। तो एक तरह से वृद्धि हुई 18.3 करोड़। तो ये जो वृद्धि हुई है, अर्थात जनसंख्या के आकार में जो ये परिवर्तन हुआ है वृद्धि के साथ, यही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगत होती है, जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माना जाने लगा है। अपने भारत में लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि होना ही जनसंख्या परिवर्तन है, या यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन को क्या मान लिया जाता है, जनसंख्या वृद्धि मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी है जिनकी जनसंख्या में कमी आ रही है, तो वो वहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वहाँ जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही, जनसंख्या में कमी हो रही है। तो कह सकते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन का मतलब जनसंख्या वृद्धि नहीं है। वर्तमान में अपने भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है लगातार, इसलिए अपन जनसंख्या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि मान लेते हैं। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक या ऋणात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वरन इसे कुल संख्या के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि को संख्या में भी मापा जा सकता है और प्रतिशत में भी। जैसे सारणी 3.8 में दे रखा है, 2001 की जनसंख्या 102.7 करोड़ है और 2011 की 121.01 करोड़ है। तो डायरेक्ट अगर अपन निरपेक्ष रूप से वृद्धि देखें तो 18.3 करोड़ जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि हुई है, 18.3 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन अगर इसका प्रतिशत निकालें तो 17.81% के लगभग वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में। 2011 में 17.81% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। तो जनसंख्या को प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है और कुल संख्या में भी व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत जनगणना वर्ग अथवा जनगणना की जनसंख्या को वर्तमान जनगणना वर्ष अथवा जनगणना की संख्या में से घटाया जाता है। जैसे सारणी 3.8 ये घटा रखा है और निरपेक्ष वृद्धि 18.3 आ रही है। और जनसंख्या का प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष वृद्धि को विगत वर्ष की अथवा जनगणना की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। जैसे पिछले उदाहरण के क्रम में 18.3 निरपेक्ष वृद्धि हुई बटा 102.7 करोड़, ये 2001 की अपनी जनसंख्या है, इनटू इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 17.81% आ जाएगी। इस प्रकार वार्षिक वृद्धि 17.81, और इसको प्रतिवर्ष के हिसाब से देखें तो बटे 10, क्योंकि 10 वर्षों में ये वृद्धि हुई है, तो ये एक वर्ष का जो है वो 1.781% अथवा लगभग 1.78% वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जनसंख्या को कुल संख्या और प्रतिशत दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। आगे है विश्व जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में स्थानिक संबंधता के साथ निरंतर वृद्धि होती रहती है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई, जिसके लिए विषम जलवायु दशाओं, घुमक्कड़ी जीवन व अल्प पोषण आदि को उत्तरदायी माना गया। शुरुआती समय में अर्थात प्रागैतिहासिक काल में पृथ्वी पर जनसंख्या में जो वृद्धि थी वो अत्यंत धीमी थी। इसके कई कारण रहे, जिसमें जलवायु दशाएं मानव के अनुकूल नहीं थी। दूसरा, घुमक्कड़ी जीवन, क्योंकि सभी व्यक्ति घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। अल्प पोषण
लोगों के खाने के पास में किसी प्रकार का पोषण नहीं था, अल्प पोषण था। लोग जानवरों को मार कर खाते थे और इसके अलावा जंगलों से कंदमूल एकत्रित करके अपना उदरपूर्ति करते थे। तो इन सभी विकट परिस्थितियों के कारण उस समय में जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी रही। प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन एवं पौधों को घरेलू बनाए जाने के साथ ही वृद्धि का दौर प्रारंभ हुआ। कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई, जिससे पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका। तो धीरे धीरे जब पशुपालन और पौधों को घरेलू बनाया जाने लगा, अर्थात कृषि को अपना लिया गया, तो लोगों की खाद्य की आपूर्ति होने लगी, लोगों को पोषण प्राप्त होने लगा, जिससे धीरे धीरे जनसंख्या में परिवर्तन आया, जनसंख्या में वृद्धि हुई। समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा। धीरे धीरे मानव जो है वो जलवायु के साथ में अनुकूलित होने लगा। फलस्वरूप मानव ने विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता विकसित की, अर्थात जो विषम जलवायु परिस्थितियाँ थी उसके मानव अनुकूल होता चला गया और उसमें एक नई क्षमता विकसित हुई और वह उस वातावरण में समायोजित होकर के जीवन यापन करने लग गया। तो इस तरह से धीरे धीरे जब वो अनुकूल हो गया जलवायु के, तो निरंतर जनसंख्या में वृद्धि हुई और ज़्यादा वृद्धि औद्योगिक काल के बाद निरंतर तीव्र गति से वृद्धि हुई औद्योगिक क्रांति के बाद में। अगला बिंदु आ रहा है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, अर्थात जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ वो किस प्रकार की रही है प्रारंभिक समय से वर्तमान तक, इसके बारे में अपन जानेंगे। पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल अप्रामाणिक सा है, अर्थात मानव का उद्भव कब हुआ इसको प्रमाणित करना काफ़ी कठिन कार्य है, लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत कुछ बातें कही है। खैर, प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि के किसी प्रकार के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। उस प्रागैतिहासिक काल के बारे में न तो जनसंख्या के बारे में न जनसंख्या वृद्धि के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है अपने पास में। केवल एक अनुमान लगाया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या कितनी थी और वह किस गति से बढ़ रही थी, किस वृद्धि दर से बढ़ रही थी। 18वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनसंख्या की गणना भी अनुमानों पर अधिक निर्भर करती है, अर्थात 18वीं शताब्दी से पहले विश्व की जो जनसंख्या है उसका केवल अनुमान ही था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था तथा तब पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार ही थी। 10 लाख वर्ष पहले मानव का उद्भव हुआ और जनसंख्या केवल कुछ हजार थी। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को निम्न कालक्रम में विभाजित किया जा सकता है। अब जनसंख्या जो वृद्धि है उसको निम्न कालक्रम के अनुसार अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न कालों में जनसंख्या में वृद्धि हुई। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जैसे पहले ही बताया गया कि उस समय पोषण स्तर निम्न था, लोगों को उदर पूर्ति नहीं हो पाती थी, इसलिए इस काल में जनसंख्या में वृद्धि न के बराबर हुई। देखते हैं, इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रहण एवं आखेट व्यवस्था से माना जाता है, अर्थात ये प्राचीन प्रागैतिहासिक काल है। उसमें भोजन के लिए क्या किया जाता था, लोगों के द्वारा जंगलों से कंदमूल एकत्रित करना और आखेट करना था और उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। आखेट एवं भोजन संग्रह पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों पर ही होता था, अर्थात जो जनसंख्या थी, जो लोग थे, वो आखेट और भोजन केवल स्थलीय भागों पर ही करते थे, क्योंकि उस समय तक नावों का विकास नहीं हुआ था जो वो मछली पकड़ सके। महाद्वीपों पर बर्फ़ का कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एवं पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाद्वीपों में बर्फ़ जब जो कम थी, उन महाद्वीपों में जनसंख्या फैली हुई थी, जिसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी व पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं जहाँ पर मानव का विस्तार बना हुआ था प्रागैतिहासिक काल में। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर 33 लाख लोग रहते थे, अर्थात अमेरिका की जो भूमि का पता लगा था, जब पहली बार अमेरिकी भूमि का पता लगा था, उससे पहले पृथ्वी पर 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर बाद में 15,000 वर्षों के उपरांत लगभग 53 लाख हो गए, जिस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय संसार का औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जब अमेरिकी भूमि का पता लग गया था तो जनसंख्या 53 लाख हो गई थी और उस समय संसार का घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।
नंबर 2 पे है प्राचीन काल। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन आरंभ किया। तो लगभग 6000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने कृषि और पशुपालन आरंभ किया। इस प्रकार विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास हो चुका था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यूनान और रोम की सभ्यता थी। ये सभ्यता उस समय विकास हो चुका था इन सब का। नदी घाटियों में कृषि के साथ ही नगरीय विकास भी प्रारंभ हुआ और अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता ही थी। ईसा काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान लगाया जाता है। ईसा काल जब ईसा सन शुरू हुई थी, ईसा काल शुरू हुआ था, उस समय जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य थी। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी और रोमन साम्राज्यों, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र थे। तो इससे पता लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो था उसमें पूर्वी एशिया में, यूनानी रोमन साम्राज्य में, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र थे और कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती थी। अगला बिंदु है मध्यकाल। इतिहास की दृष्टि से यह 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद रही, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। तो 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी और इस समय जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो धीमी रही, लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जिनमें जनसंख्या में वृद्धि में तेज़ी देखी गई। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी आई, जिसके कारण जनसंख्या काफ़ी कम हो गई कुछ राष्ट्रों में। और जिन राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि हुई वो राष्ट्र एशिया के कुछ राष्ट्र थे। आधुनिक काल 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1750 ईस्वी में बढ़कर 72 करोड़ हो गई। 1850 ईस्वी में दुगनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई और 1950 में विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई। 2000 में 610 करोड़ तथा 2013 में 714 करोड़ तक पहुंच गई। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि को सारणी 3.9 आरेख 3.2 में दर्शाया गया है।